वो समय आ गया है हिंदुस्तान में कम से कम जहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन रोजगार के ऊपर लॉन्च किया जा सकता है इन 4 बिंदुओं के ऊपर। अगले 1 साल में हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है, उसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स भी होंगे। तो युवा वर्ग तो उसकी बिल्कुल अगुवाई करेगा, लेकिन युवा वर्ग के अलावा बहुत सारे हर वर्ग से लोग इसमें जुड़ जाएंगे कि सरकार जो है टीचर्स के जॉब्स भी कॉन्ट्रैक्ट पर दे रही है, अंधाधुंध कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन हो रहा है नौकरियों का। तो ये सब बंद होना चाहिए। एक प्राइवेट मोनोपोली होती है, रेगुलेटर होता है, तो उसमें करप्शन भयंकर होता है और रेगुलेटर को करप्ट करके प्राइवेट मोनोपोली अंधाधुंध प्रॉफिट कमाती है, लोगों को, जनता को लूटा जाता है। अब जब से इन्होंने निजीकरण करना शुरू किया एयरपोर्ट्स वगैरह का, अभी 6 एयरपोर्ट्स पहले अडानी को दे दिए, फिर और कई सारे दे दिए, पोर्ट्स तो करीब करीब सारे ही अडानी को दिए जा रहे हैं। नीचे के 50% लोग थे, उनकी इनकम जो है 62% घट गई, 62% घट गई। मतलब ये ऐसा चौंकाने वाला फिगर है, 62% घट गई। और जो ऊपर के 5% थे, उन लोगों की इनकम जो है बहुत बढ़ गई। अभी कुछ साल के अंदर ही बहुत ज़बरदस्त अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला है। नमस्कार साथियों, बड़ी अच्छी बात है कि इतने सारे लोग पूरे देश से, अलग अलग कोनों से युवा लोग यहाँ संयुक्त युवा मोर्चा के मंच पर आकर जुड़े हैं और एक साझा आंदोलन की बात कर रहे हैं। देखिए, देश में तो बहुत सारी समस्या हैं, तरह तरह की समस्या हैं, लेकिन एक ऐसी समस्या है जो कि सबसे बड़ी समस्या होने के बावजूद एकदम सेक्युलर समस्या है, जो सारे धर्मों को, सारी जातियों को, सब लोगों को सामान्य तरीके से अफेक्ट करती है, और वो बेरोज़गारी की समस्या। और ये समस्या पिछले कई साल से बढ़ती चली गई। वैसे तो खैर इस सरकार को, जैसे आप लोगों को पता है, इस सरकार की कोई इसमें इच्छा है ही नहीं इस समस्या से डील किया जाए, निपटा जाए, इसको कम किया जाए। लेकिन उसके अलावा इन्होंने ऐसे ऐसे फैसले लिए, और ये जो अब अग्निपथ, अग्निवीर वाला जो फैसला लिया है, जिससे भी और ये समस्या बढ़ रही है। और अभी जो टेक्नोलॉजी में हो रहा है, पता नहीं आप लोग कितना फॉलो कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बहुत तेज़ी से विस्तार हो रहा है, उससे स्वाभाविक है कि ये समस्या और बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। और बहुत लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की वजह से अगले 10 साल के अंदर करीब करीब 90% नौकरियां ख़त्म होने वाली हैं। और मैं तो इस डेवलपमेंट को बहुत क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, और ये मैं बिल्कुल यकीनन कह सकता हूँ कि अगले 10 साल में 90% नौकरियाँ सिर्फ हिंदुस्तान से ही नहीं, पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाएंगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा होंगी। ये थोड़ी अच्छी बात है कि इसमें सबसे पहले जो नौकरियाँ ख़त्म होंगी वो होंगी डॉक्टरों की, वकीलों की, जो ऊपर का काम करने वाले लोग माने जाते हैं, उन लोगों की सबसे पहले ख़त्म होंगी। और जो लोग हाथ से काम करते हैं, उन लोगों की सबसे आखिर में ख़त्म होंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते हुए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी से प्रगति हो रही है डिजिटल इंटेलिजेंस में, और उससे थोड़ा कम तेज़ी से प्रगति हो रही है मैकेनिकल रोबोट्स में, जो हाथ से काम कर सकें। तो हाथ से काम करने वालों की नौकरियां सबसे आखिर में जाएंगी, लेकिन जो दिमाग से काम करते हैं, उन लोगों की नौकरियां जो हैं सबसे पहले ख़त्म होने वाली हैं, और बहुत जल्द होने वाला है ये। बहुत सारा तो ऑलरेडी हो रहा है, और बहुत सारा अगले 5, 6, 7 साल में होने वाला है। और मेरा तो खैर ये मानना है कि 10 साल के अंदर ऐसी स्थिति बन जाएगी जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हमारी सोसाइटी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगी, हमारी सोसाइटी का, हमारे प्लैनेट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगी। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि उससे तो इंसानों को बड़ी तकलीफ़ हो जाएगी, हो सकता है वो हम सबको मार ही दें, वगैरह वगैरह। मैं उसको नहीं मानता, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो
इंटेलिजेंस का सबसे पहला प्रमाण जो होता है वो ये होता है कि कोई भी इंटेलिजेंट आदमी ये समझता है कि दूसरे को किसी को नुकसान पहुंचाने से आप अपना भला नहीं कर सकते, दूसरे से कोऑपरेट करने से ही सबसे ज़्यादा भला कर सकते हैं। तो मेरा तो खैर निजी मानना ये है, मैं माइनॉरिटी में हूँ, कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है और जो 10 साल के अंदर मेरा मानना है कि हमारी सोसाइटी, हमारे पूरे विश्व को कंट्रोल करेगी, नियंत्रित करेगी, इससे मेरा मानना है कि हम लोगों को कोई नुकसान नहीं होने वाला। शायद वो इंसानों ने जिस तरह से मैनेज किया है पृथ्वी को और सोसाइटी को, उससे वो लोग बेहतर ही मैनेज करेंगे। लेकिन अभी कुछ साल के अंदर ही बहुत ज़बरदस्त अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला है इसके कारण। इस सरकार ने जो किया है वो तो एक बात है, तो इसलिए ये एक ऐसी समस्या है जिससे जूझने के लिए हमको इवेंचुअली, जब सिर्फ 10% लोगों के पास ही नौकरियां रह जाएंगी या 5 से 10% लोगों के पास, और 90% अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो क्या करेंगे? तो आपको यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि हर एक जने को एक मिनिमम बेसिक इनकम, हर एक इंसान को मिनिमम बेसिक इनकम सरकार के द्वारा या जो भी अथॉरिटी है उसके द्वारा प्रोवाइड करी जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर रूल करेगी तो वो भी यही प्रोवाइड करेगी। तो जो एक हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं कि भाई रोज़गार के अधिकार का कानून बनाइए, ये तो ऐसी चीज़ है कि उसके बगैर तो अब हमारी व्यवस्था चल ही नहीं सकती। आगे चल के उसके बगैर ये व्यवस्था चल ही नहीं सकती। और उसकी एक शुरुआत अब राजस्थान सरकार के द्वारा करी जा रही है। एक्चुअली नरेगा का जो कानून बनाया गया था वो यही सोच के बनाया गया था, दो वो थोड़ा लिमिटेड था कि भाई रोज़गार की बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है और इसको देखते हुए कम से कम जो लोग गांव में रहते हैं, जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं, उसमें एक फैमिली में से एक आदमी को कम से कम साल में 100 दिन की नौकरी मिल सके न्यूनतम मजदूरी पर। अब हम लोग जो कह रहे हैं कि रोज़गार के अधिकार का कानून, वो एक तरह से इस नरेगा का ही बिल्कुल एक्सपैंडेड वर्जन है। यानी कि 100 दिन के बजाय हम कह रहे हैं कि पूरे साल, रूरल के बजाय हम कह रहे हैं कि सब लोगों को, रूरल अर्बन सबको, फैमिली में एक जने के बजाय हम कह रहे हैं सारे एडल्ट्स को। यानी कि हर एक एडल्ट को पूरे देश में कम से कम न्यूनतम मजदूरी पर रोज़गार का अधिकार होगा। और अगर उसको रोज़गार नहीं दिया जा सकता न्यूनतम मजदूरी पर भी, तो उसको कम से कम उसका आधा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलना चाहिए। तो ये तो ऐसी चीज़ है जिसके बगैर आगे व्यवस्था हिंदुस्तान में क्या दुनिया में कहीं पर भी चली नहीं सकती। ये हम लोगों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि भाई इसका पैसा कहाँ से आएगा, इतना पैसा कहाँ से आएगा कि भाई हम सब लोगों को न्यूनतम मजदूरी पर रोज़गार दे सकें या कम से कम उसका आधा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे सकें, बिल्कुल गलत बात कहते हैं। क्योंकि इसका पैसा तो बहुत आसानी से कई तरीके से निकाला जा सकता है। इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी हो गई है कि अगर आप 1% वेल्थ टैक्स भी लगा दें, एनुअल वेल्थ टैक्स 1% लोगों की असली वेल्थ के ऊपर, और 30% एस्टेट ड्यूटी लगा दें, जो कि ज़्यादातर देशों में होती है। यानी कि जब किसी की मौत होती है तो उसकी वेल्थ सारी की सारी उसके बच्चों के पास ना चली जाए, उसमें से कम 30% स्टेट के पास आ जाए। सब देशों में होता है, हिंदुस्तान में बस ऐसा नहीं है। इसी से इतना पैसा निकल आएगा कि आप सब लोगों को न्यूनतम मजदूरी पर रोज़गार दे सकें। तो इसलिए ये तो बिल्कुल हमारी बेसिक डिमांड है। पब्लिक सेक्टर में अंधाधुंध प्राइवेटाइजेशन नहीं करिए। अब देखिए, पब्लिक सेक्टर में 2 सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें निजीकरण नहीं होना चाहिए। ये हम लोगों को बात अच्छी तरह से ठीक से समझ लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पब्लिक सेक्टर का निजीकरण हो ही नहीं सकता। अगर पब्लिक सेक्टर कुछ ऐसे सेक्टर्स में है,
जैसे मान लीजिए जूते बनाने की कंपनी है, कपड़े बनाने की कंपनी है, मान लीजिए वो पब्लिक सेक्टर में है। जूते बनाने और कपड़े बनाने की कंपनी ऐसी है कि उसमें पब्लिक सेक्टर को होना ज़रूरी नहीं है, उसका आप निजीकरण कर सकते हैं, सरकार उससे हट सकती है। क्योंकि जूता और कपड़े बनाने की बहुत सारी कंपनियां हैं, उनमें खूब अच्छा कंपटीशन है और उसमें कोई ऐसे सब्सिडाइज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो बिल्कुल मोनोपोली सेक्टर्स हैं, जैसे रेलवे, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, कई सेक्टर्स हैं जो नेचुरल मोनोपोलीज हैं, यानी कि उसमें आप कंपटीशन नहीं ला सकते। एक शहर में नॉर्मली एक ही एयरपोर्ट होता है, एक जगह एक ही पोर्ट होता है और वो उस एरिया का मोनोपोली होता है, उस शहर की मोनोपोली होती है। तो अभी हाल में खबर आई थी कि उन्होंने लखनऊ एयरपोर्ट में जो लैंडिंग फीस, जो फीस चार्ज करती है वो एयरपोर्ट, 6 गुनी बढ़ा दी, 6 गुनी एक बार में बढ़ा दी। जब आप प्राइवेट मोनोपोली बना देंगे तो वो तो जाहिर है कि लूटेंगे। सरकार ये कहती है कि नहीं नहीं वो रेगुलेटेड है, एयरपोर्ट अथॉरिटी उसको रेगुलेट करती है। तो इसलिए जो भी मोनोपोलिस्टिक सेक्टर्स हैं, जो नेचुरल मोनोपोलीज हैं, उसमें बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, रेलवेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दूसरा, कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहाँ पर सब्सिडी की ज़रूरत होती है, वहाँ प्राइवेट कंपनियाँ भी हो सकती हैं। जैसे हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, बैंक्स हैं। अब प्राइवेट स्कूल्स हो सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि न्यूनतम एजुकेशन और न्यूनतम हेल्थ केयर प्रोवाइड करने का दायित्व सरकार का होना चाहिए और है, इसलिए जो कमांडिंग हाइट्स हैं एजुकेशन सेक्टर के, हेल्थ सेक्टर के और बैंकिंग सेक्टर के, इन कमांडिंग हाइट्स पर हमारा पब्लिक सेक्टर होना चाहिए। जो अभी किया जा रहा है कि भाई धीरे धीरे करके सरकार एजुकेशन से निकल जाए, सब प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जाए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बना दी जाए, प्राइवेट स्कूल्स को दे दिया जाए, हेल्थ केयर से निकल जाएं, सब प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह बना दिए जाएं, अब तो खैर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस वगैरह भी, बैंक से निकल जाएं, एक एक करके बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेन दायित्व इन सेक्टर्स में सरकार का है। तो इसलिए ये हमारी तीसरी डिमांड है। दूसरी डिमांड तो आपको बता ही दी कि भाई सारे जितने रिक्त पद हैं, सरकार जो अभी 1 करोड़ से ज़्यादा रिक्त पद हैं सरकार में, सारी सरकारों में, पब्लिक सेक्टर का मिलाकर 1 करोड़ से ज़्यादा, और ये भरे नहीं जा रहे, और भरे भी जाते हैं कभी कभी तो खूब बेईमानी हो रही है। तो इसीलिए एक उसका टेम्पलेट बनाया गया है कि भाई किस तरह से आप उनमें भर्ती कर सकते हैं जिसमें बेईमानी ना हो और जल्दी से 6 महीने के अंदर सारी भर्तियां हो जाएं जितने रिक्त पद बचे हैं। और चौथा डिमांड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का। अभी हम ये देख रहे हैं, देखिए एक कानून बना था, कॉन्ट्रैक्ट लेबर अबॉलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। अभी तो उन सबको इन्होंने लेबर कोड्स में सब कानूनों को ले आए हैं। उसका मकसद बड़ा सिंपल था कि जो परमानेंट जॉब्स हैं, पेरेनियल जॉब्स हैं, वो आप कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं दे सकते, उसमें आपको रेगुलर जॉब्स ही देने पड़ेंगे। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट पर आप देते हैं तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ना तो पूरे पैसे देता है, ना उसके कोई सोशल सिक्योरिटी होता है, ना उसका कोई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ नहीं होता। और इसलिए लेबर का खूब एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट लेबर के थ्रू। तो मुझे बहुत खुशी है कि ये युवा हल्ला बोल ने इसकी एक अगुवाई करी और एक संयुक्त युवा मोर्चा का गठन कराया गया और आप लोग सब उसमें जुड़े हैं। और अगर हम लोग इमेजिनेटिवली और ईमानदारी से और पूरा ज़ोर लगाकर, दिल लगाकर, दिमाग लगाकर इस आंदोलन को खड़ा करते हैं तो मुझे कोई शक नहीं है कि ये जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन एक समय पर खड़ा हुआ था उससे भी बड़ा आंदोलन बन सकता है।